ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे जनपद के बारे में जिसने इतिहास रच दिया। बड़े बड़े शूरवीरों ने इसे जीतने के लिए अपना जी जान लगा दिया। 600 BC के दौरान हर राजा का बस एक ही सपना था और वह था मगध की गद्दी पर बैठना। मगध के इतिहास को पढ़ने से पहले हम यह देखते हैं कि आखिर मगध ही साम्राज्य क्यों बना और बाकी सारे जनपद क्यों पीछे रह गए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को, जिसका नाम है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। दोस्तों, 16 महाजनपदों में केवल मगध ही उभर कर सामने आया और एक महान साम्राज्य बना, जिसके कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं। पहला कारण देखते हैं, वो है आर्थिक कारण। गंगा नदी घाटी के मध्य में स्थित होने के कारण यह जनपद कृषि क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल परिस्थिति में था। यहाँ की दोमट मिट्टी अत्यंत ही उपजाऊ थी और बहु किस्म की फसलें उत्पादन की जा सकती थीं। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि मगध गंगा नदी के किनारे स्थित था और गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी और उपजाऊ मिट्टी में फसलों का उत्पादन बहुत ही तेज़ी से होता है। बहुत तरह की किस्मों की फसलें हम यहाँ पे उत्पादित कर सकते हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से मगध एक बहुत ही समृद्ध जनपद था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, धान की रोपड़ी पद्धति से पैदावार प्रारंभ हुई। धान की जो रोपड़ी पद्धति होती है उससे इन्होंने पैदावार करना शुरू किया। लोहे का ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में कृषि में प्रयोग किया गया। लोहा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु में से एक होता है मनुष्य के लिए, इन्होंने लोहे का बहुत अधिक मात्रा में कृषि में प्रयोग किया, जिससे इन्होंने अपनी कृषि को आसान बना लिया और अब फसल उगाना बहुत ही आसान हो गया, जिससे राज्य में फसलों की पैदावार बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप राज्य के आय में भी वृद्धि हुई तथा प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत हुई। लोहे का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। इसके चक्कर में इससे क्या हो गया, लोहे का प्रयोग जब इनका बढ़ गया, इसके कारण इनके फसलों की पैदावार बढ़ गई। जब फसलों की पैदावार बढ़ गई तो जो वहाँ के शासक थे उनको बहुत ही ज़्यादा टैक्स मिलने लगा। जब राजा के पास बहुत सारा टैक्स हो गया, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो फिर उसने मगध साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर दिया और साथ ही वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी सुधर गई। अगला पॉइंट देखते हैं, भोजन आपूर्ति में सुनिश्चितता आई, जिससे विशेषज्ञों के वर्ग का भी विकास हुआ। दोस्तों, जहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फसल उत्पादित की जाती हो, वहाँ भोजन की पूर्ति तो होनी होती है। भोजन की कमी किसी के पास नहीं थी और जिससे विशेषज्ञों के वर्ग का भी विकास हुआ। आर्थिक संपन्नता के कारण यहाँ की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। बढ़ती जनसंख्या से सैन्य आधार को भी मजबूती मिली। दोस्तों, यह मगध पूरी तरीके से संपन्न था। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। यहाँ पे बहुत अच्छी सड़कें थीं, राजा के पास टैक्स आता था, वो अपनी सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता था। यहाँ पे भोजन की भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण बाहर से भी लोग मगध में रहने के लिए आते थे और यहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ की जो सैन्य शक्ति होती थी, सैन्य शक्ति भी बढ़ गई, सैन्य आधार को मजबूती मिली। यहाँ पे उपस्थित लोहे तथा तांबे की खानें अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रखती थीं, क्योंकि इससे मगध के हथियार बनाने के मामलों में स्वनिर्भरता आई। दोस्तों, मगध में लोहे की खानें भी थीं, लोहे और तांबे की खानें थीं, जिससे हम लोग हथियार बनाते थे। हथियार बनाने से क्या होता था, यहाँ की जो सेना थी वो बहुत ही मजबूत बन गई। वो किसी भी दूसरे राजा की तुलना में यहाँ के लोगों के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते थे। और लोहे के बारे में तो हमने पहले ही आपको बताया है कि लोहा मानव जीवन में उपयोग किए जाने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। इसके प्रयोग से हम अपने कार्य में लगने वाले एनर्जी को कम कर सकते हैं, जिसमें हमें दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और लोहे का प्रयोग करके हम उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे जंगल काटना, अगर आपके पास लोहे की आरी ना हो तो क्या आप एक पेड़ काट सकते हैं? आपको एक लकड़ी की आरी दे दी जाए और उससे बोला जाए कि आप इस पेड़ को काट के दिखाओ, तो क्या आप आसानी से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। लेकिन अगर आपके पास लोहे की आरी हो तो आप उसे आराम से पेड़ को काट सकते हैं। तो लोहे के प्रयोग हम किस किस चीज़ में करते थे? कृषि उपकरणों में बनाने में, औजार बनाने में, हथियार बनाने में और जंगल वंगल काटने में भी इसका प्रयोग करते थे। तो लोहा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मगध में लोहे और तांबे की खानें अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रखती थीं। अगला पॉइंट देखते हैं, मगध राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा जंगल था, जिससे यहाँ पर हाथी तथा लकड़ियों की उपलब्धता आई। दोस्तों, हमने देखा कि लोहे के आविष्कार से जंगल काटना बहुत ही आसान हो गया। तो मगध में जो कि बहुत बड़ा हिस्सा जंगल था, उन्होंने उनको काटना शुरू कर दिया। जंगल काटने से उनके पास लकड़ी तो आई ही आई, साथ में बहुत सारे हाथी भी उनके पास आ गए। इन हाथियों का यूज़ वो अपनी सेना में करते थे।
अगला देखते हैं, मुद्रा का चलन शुरू हुआ जिससे व्यापारिक श्रेणी का निर्माण हुआ। मगध वालों ने मुद्रा भी चलाना शुरू कर दिया और इनकी जो मुद्रा होती थी वो कैसी मुद्रा होती थी? आहत मुद्रा होती थी। दोस्तों, आर्थिक कारण के बाद अब हम देखते हैं भौगोलिक कारण। मगध की राजधानी राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था तथा पाटलिपुत्र भी एक नदी दुर्ग था। अतः दोनों राजधानियां ही सुदृढ़ अवस्था में थी। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि मगध की राजधानी जो कि राजगृह थी और तो कुछ राजाओं ने इसे पाटलिपुत्र में कर दिया था। तो राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों ही बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में थी। कोई भी दूसरे राजा के लिए इन राजधानियों पर हमला करना आसान नहीं था और मगध बहुत ही सुरक्षित था। दूसरा कारण देखते हैं, नदी जलमार्गों पर आधिपत्य करके यातायात, आंतरिक व्यवस्था व सैन्य संचालन में उपयोग होता था। तो वहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि वो नदियों से घिरा हुआ था, तो जल मार्गों का यूज़ करके इन्होंने अपने यातायात को भी बढ़ावा दे दिया। तो भौगोलिक कारण के बाद अब हम देखते हैं राजनीतिक कारण। मगध को लगातार योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक मिलते गए। तो जैसा कि हमने देखा कि सभी राजा का एक सपना होता था कि वो मगध की गद्दी पर बैठे, और जो उन सभी में से बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक होता था वही दूसरे राजा को हराकर उनकी राज्य उनका हड़प लेता था। तो सब में से जो सबसे ज़्यादा योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे वही गद्दी पे बैठते थे। उनके बाद भी अगर कोई दूसरा राजा जो उनसे ज़्यादा योग्य होता था वो उन्हें युद्ध में हरा देता था, जिससे मगध में हमेशा योग्य और महत्वाकांक्षी शासक मिलते गए। और योग्य शासक होने के कारण मगध दूसरे जनपदों से बहुत ही ऊपर उठता चला गया। मगध शासकों ने विभिन्न प्रकार की कूटनीति का प्रयोग किया, जैसे वैवाहिक नीति, कूटनीति, मित्रवत नीति, युद्ध नीति और फूट नीति। हम जब आगे के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे मगध के राजाओं में, तो हम देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारी कूटनीति का भी प्रयोग किया अपने जनपद को बचाने के लिए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी वैवाहिक नीति, मित्रवत नीति, युद्ध नीति, फूट नीति, इन सब का यूज़ किया। अगला देखते हैं, मगध साम्राज्य में कूटनीतिज्ञों का भी उपलब्धता बनी रही। इनके पास हमेशा कूटनीतिज्ञ रहे। जब भी देखो, कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे सुनिधि, दीर्घचारण, वज्रसार, चाणक्य आदि, ये सब मगध साम्राज्य में ही थे और इन्होंने अपनी कूटनीतिक चालों से मगध का सम्मान बनाए रखा। दोस्तों, राजनीतिक कारण के बाद अब हम देखते हैं सांस्कृतिक कारण। मगध राज्य पूर्वी क्षेत्र में पड़ने के कारण इसका आर्यकरण बहुत ही बाद में हुआ। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आर्यकरण क्या होता है। आर्यकरण जो वैदिक सभ्यता में हमने देखा कि वैदिक सभ्यता किसने बनाई? आर्य ने। तो आर्य की जो सभ्यता थी, वहाँ की जो व्यवस्था थी, उसको आर्यकरण बोला गया। तो हमने देखा कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? ये सब सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से जब आ रहे थे और मगध कहाँ पड़ता था? पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। तो मगध का जो आर्यकरण है वो बहुत ही बाद में हुआ, जिससे क्या हुआ? वैदिक सभ्यता तो पूरी तरह विकसित हो चुकी थी, लेकिन पाखंड पनप नहीं पाया था। तो जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सब मगध में आ गई, लेकिन ख़राब चीज़ें जो थी वो उनका पहले ही नाश हो चुका था, जिसका श्रेष्ठतम एग्जाम्पल चाणक्य नीति में मिलता है। दोस्तों, जब हम आगे मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो चाणक्य की कुछ नीतियों के बारे में भी देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो मगध है उसमें कोई भी पाखंडता नहीं है, और इन्होंने, चाणक्य ने भी पाखंडता को ख़त्म करने का बहुत सारा प्रयास किया। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के जो कारण हैं, जैसे आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, इनको पढ़ने के बाद अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मगध दूसरे जनपदों से आगे क्यों निकल गया, मगध ही क्यों डेवलप हुआ। इस बात का आंसर अब आपको मिल गया होगा। दोस्तों, इसके बाद अब हम मगध साम्राज्य पर राज्य करने वाले राजवंशों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और ये वंश इस प्रकार हैं, जैसे बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश आदि। दोस्तों, इन वंशों को हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और वह ट्रिक है हसीन मासुका। हसीन मासुका हम देखते हैं क्या होता है। हसीन, हा का मतलब होता है हर्यक वंश, शाह का मतलब शिशुनाग वंश, ना का मतलब नंद वंश, माँ का मतलब मौर्य वंश, और शाह का मतलब शुंग वंश, और का मतलब कण्व वंश, और लास्ट में आ का मतलब क्या है? आंध्र सातवाहन वंश। तो दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आप मगध साम्राज्य पर राज करने वाले वंशों को एक एक करके याद कर सकते हैं, और इन्हीं एक एक करके वंशों को हम लोग भी अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई, और अगर आपको कोई शिकायत है और कुछ भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और हम आपको वो पूरी तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ में आप ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन वंशों के बारे में। धन्यवाद।